गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नागार्जुन के बारे में और आप निकाल लीजिए आपकी कक्षा 10 हिंदी पुस्तक क्षितिज पाठ 6 और पेज नंबर 26। आज अपन नागार्जुन कवि के बारे में चर्चा करेंगे। नागार्जुन कवि का जन्म सन 1911 हुआ था। सन 1911 में सतलका गांव और वहां पर हुआ दरभंगा जिले के। और सतलका गांव कहां पड़ता है? दरभंगा जिले। सतलका गांव दरभंगा जिले बिहार में इनका जन्म हुआ और इनका मूल नाम वेद। इनका मूल नाम क्या था पता है आपको? वेदनाथ। इनका मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। तो इनका मूल नाम, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र। मूल नाम क्या था इनका? वेदनाथ। नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र और इनका जन्म भी लिख लीजिए आप। दरभंगा दरभंगा जिले के सतलका गांव में। इनका जन्म 1911 में, सन 1911 में दरभंगा जिले के सतलका गांव बिहार में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? बिहार। कहां पड़ता है ये? बिहार। उतार लीजिए कि नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था और उनका जन्म सन 1911 में दरभंगा जिले के बिहार में उनका जन्म हुआ। सब उतार लीजिए। और इसके बाद अपन नागार्जुन को एक और इनको आधुनिक भारत का कवि क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का कवि। तो एक और लिखिए आप, नागार्जुन को क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत का कवि। यानी कि नागार्जुन को आधुनिक भारत का कबीर भी कहा जाता है। लिख लिया? मिटा देता हूं मैं इसे। लिख लिया होगा आपने कि नागार्जुन को का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था और उनका जन्म सन 1911 में दरभंगा जिले के सतलका गांव बिहार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत का कबीर भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता था आधुनिक भारत का कबीर? नागार्जुन। यानी कि उन्हें आधुनिक भारत के कबीर के नाम से भी जाना जाता था। मिटा देता हूं मैं इसे। और नागार्जुन ने अनेक रचनाएं भी लिखी, जिन्हें अनेक रचनाओं में उनकी युगधारा और उनकी पहली रचना था युगधारा सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार भावों वाली, हजार हजार भावों वाली। और आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया, आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया। और उसके बाद में पुरानी जूतियों का कोरस आदि उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, अनेक रचनाएं लिखी थी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है कि युगधारा सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार भावों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस और आगे ऐसा मैंने क्या कह दिया और मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। उनकी एक ये भी रचना थी, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। उसके बाद उनकी जो आपके पाठ परिचय में दिया गया कि नागार्जुन को अनेक भाषाओं का ज्ञान, जिसमें नागार्जुन को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सी भाषा में मिला? मैथिली भाषा में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उसके आधार पर अपन
हुई। फिर वह अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता बोला जाता है। 1936 में वे श्रीलंका गए, यानी कि दूसरे देश के विदेश गए। वहीं पर बौद्ध धर्म दीक्षित हुए। अंडरलाइन कर लेना, 1900 कब श्रीलंका कब गए? 1936 में। 1936 में श्रीलंका गए और वहां पर उन्होंने क्या करा? बौद्ध धर्म ग्रहण। और जब ये 2 वर्ष पश्चात प्रवास लौट कर आए, वापस अपने देश लौट कर आए 1938 में। 36 में तो वो कहां गए? श्रीलंका। उन्होंने वहां जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करा। और 1938 में जब वो वापस स्वदेश लौट आए तो उन्हें घुमक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन, यानी कि घुमक्कड़ घूमने वाले और अक्कड़ स्वभाव के धनी, तो नागार्जुन को घुमक्कड़ अक्कड़ स्वभाव का धनी भी कहा जाता था। तो ये भी लिखी है कि नागार्जुन को घुमक्कड़ क्या कहा जाता था? घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी भी कहा जाता है। तो नागार्जुन को क्या घुमक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के धनी भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता था, इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, घुमक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के धनी। और 1900 उनका देहांत हुआ था। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1998 में। तो मृत्यु लिखे नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? 1998 में। सन 1998 में उनकी मृत्यु हुई। नागार्जुन ने प्रमुख काव्य कृतियां लिखी, जिनमें से आप उनकी पहली नॉलेज आती है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, और तुमने कहा था, और पुरानी जुतियों का कोरस आपके जैसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बुढ़ा हूं। उनकी काव्य कृतियां। उसके बाद में नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधियों का लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली में 7 खंडों में विभाजित है। उनका संपूर्ण कृतित्व कितने खंडों में विभाजित है? नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में विभाजित, प्रकाशित किया गया। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। उसके बाद में मैथिली भाषा जो कविता थी उनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से लिखा करते थे। किस? तो आप ये भी लिख लीजिए, नागार्जुन मैथिली में मैथिली भाषा में, मैथिली उनकी मातृभाषा क्या थी? मैथिली उनकी मातृभाषा। मैथिली मातृभाषा में यात्री उपनाम से रचना किया करते थे। तो नागार्जुन मैथिली उनकी जो मातृभाषा थी उनमें यात्री नाम से रचना किया करते। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी में मैथिली में समान रूप, हिंदी और मैथिली में उनका समान रूप से अधिकार था।
दोनों भाषाओं को बराबर ध्यान देते हैं। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेकर करने पर नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृति में भी कविताएं लिखी और मातृभाषा मैथिली में यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हुए। और जो उनका जो नाम था वो नाम वो मैथिली भाषा में अपनी मातृभाषा में यात्री नाम से वो एक प्रतिष्ठित हुए नाम से। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ और सामाजिक पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य विशेष के सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर थे, व्यंग्य करने में वो माहिर थे और इसलिए उन्हें व्यंग्य करने में माहिर होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत का कबीर कहा जाता था। तो नागार्जुन को व्यंग्य में माहिर होने के कारण आधुनिक भारत का कबीर कहा जाता था। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों यानी छायावादोत्तर काल का उस समय के ऐसे ये कवि हैं जो कविता गांव के चौपालों साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई में जुड़े नागार्जुन को आंदोलनधर्मी और कविताओं में व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना और मुक्त छंद भी हैं। उनकी जो काव्य रचना है वो मुक्त छंद में भी उपलब्ध है। इसी प्रकार यहाँ पर एक उनके द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में जो एक कविता दी गई है वो कविता है ये दंतुरित मुस्कान। क्या है? आप आज अपन क्या पढ़ेंगे? ये दंतुरित यानी आज अपन ये दंतुरित मुस्कान इससे क्या है? इसमें एक बच्चे जो छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जब हंसता है तो उसके छोटे छोटे से दांत दिखाई देते हैं तो वो इतना प्यारा लगता है। तो उसकी मुस्कान को देखकर कवि यहाँ पर हम लोगों को किस प्रकार संदेश देना चाहता है ये आप पहले इसमें इसका थोड़ा भावार्थ देखिए कि ये दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें जो मतलब एक छोटे बच्चे को देखकर इस मुस्कान को देख जो कवि के मन में भाव उत्पन्न हुए, विचार उत्पन्न हुए, वो उमड़ने लगे कि उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से जो चित्रों के माध्यम से दिमाग में जो चित्र उपलब्ध होते हैं, जो मॉडल उपलब्ध होते हैं, उनके माध्यम से प्रकट किए हैं। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में जीवन का संदेश है कि इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। कि जो बच्चा होता है, जो बच्चे की मुस्कान है, तो उस बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता सब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकापन जुड़ जाता है। जब छोटे बच्चे का जब तिरछी नजरों से जब वो सुंदरता और अच्छी लगती है, जब वो हंसता हुआ अपनी आंखों से तिरछी नजर से जब बच्चा देखता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। फसल और दूसरी कविता इसमें आपकी फसल आती है। दूसरी कविता है इसमें आपकी फसल। यानी एक कविता जो नागार्जुन ने लिखी है आपके दंतुरित मुस्कान और दूसरी आती है आपकी फसल। फसल में आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने की किन किन तत्वों का योगदान होता है? कि फसल है क्या, उसे पैदा करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन लोगों की आवश्यकता होती है, किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। उस प्रकार आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसे बताया कि नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कवि को यह रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन संभव है। कि जो एक प्रकृति है और जो मनुष्य है, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एक नई सृजन बना सकते हैं, नई वस्तु को निर्माण कर सकते हैं। सृजन करना, नई वस्तु का निर्माण। बोलचाल की भाषा में की गति के और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर और कृषि संस्कृति के निकट कि जो उपभोक्ता संस्कृति है और जो कृषि संस्कृति है उन दोनों के निकट ले जाने वाली ये कविता है। तो यहाँ पर अपन
पहली कविता स्टार्ट करेंगे। ये तंत्रिक मुस्कान, तो आप सब पहले निकाल लीजिए ये तंत्रिक मुस्कान। तो मैं इसे मिटा देता हूं, फसल को अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहली कविता है ये तंत्रिक मुस्कान। तो इसमें क्या कहता है कवि, ये तंत्रिक मुस्कान, तुम्हारी ये तंत्रिक मुस्कान मर्तक में जान डाल देगी, मर्तक में भी डाल देगी जान, दूली दूसर तुम्हारे ये गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजाल, परस्पर पाकर तुम्हारा ही पिघल कर जल बन गया होगा कठिन भाषा। कि यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जो ये तुम्हारी ये मुस्कान है, ये क्या, ये मुस्कान क्या ये मर्तक में जान है? यानी जो लोग मायूस हो रहे हैं, तो जो हंसते नहीं है, तो जब ये तुम्हारे मुस्कान को देखेंगे, जब ये तुम्हारे मुस्कान को देखेंगे तो उनमें क्या है, उत्साह पैदा हो जाएगा, खुशी पैदा हो जाएगी कि तुम्हारी ये तंत्रिक मुस्कान मर्तक में भी डाल देगी जान, दूली दूसर तुम्हारे गाल। और जो तुम्हारे ये गाल है किस प्रकार से, तुम्हारे कोमल कोमल गाल है, हाँ, दूली दूसर तुम्हारे ये गाल, ये तुम्हारे गाल है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। और जो ये कमल का फूल है, जो खापट, जो कमल का है, तुम्हारे गाल के समानता है, कमल के पौधे मुलायम कमल के पुष्प के समान, जो वो छोड़कर माँ का छोड़कर कहाँ खिल रहे हैं, मेरी झोपड़ी में खिले। ये उसकी मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कोई कमल का फूल मेरे आंगन में खिला हुआ। तालाब को छोड़कर, जो दूर और मिट्टी में जो पैदा होता है तालाब, उसे छोड़कर कहाँ खिला हुआ है, मेरे घर पर खिल रहा है। जिस प्रकार मेरे घर पर कोई कमल का फूल खिल गया हो, उसका चेहरा महक रहा हो, मुझे खुशी और मुझे आनंद मिल रहा हो। तो ये छोड़कर मेरे तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो, जो मेरी झोपड़ी मेरे घर है, मेरी झोपड़ी में जो कमल का पुष्प है, जैसे कोई मेरे कमल मेरे यहाँ पे खुशियां भर गई हो। परस पाकर तुम्हारा ये प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन भाषा। यानी कि जो परस पाकर, यानी कि तुम्हारे जो हाथ स्पर्श करने पर जो पत्थर भी क्या हो जाता है, पिघल कर पानी में, यानी कि जो परस्पर, यानी कि तुम्हारा हाथ में अगर इसके छू जाए तो उसको कोमल हाथ डालते ही वो पत्थर भी क्या हो जाए, कठोर हृदय भी क्या हो जाए, पानी पानी। उनका जो कठोर हृदय था वो भी क्या है, वो भी पानी हो जाए। तो यहाँ पर पत्थर को क्या बताया गया है, पानी, मतलब पत्थर भी क्या हो जाएगा, पानी हो जाए। इस प्रकार से कठोर हृदय भी अगर हो तो तुम्हारी ये मुस्कान देखकर वो हृदय भी क्या हो जाएगा, वो हृदय भी पानी पानी हो जाएगा, यानी वो हृदय भी क्या हो जाएगा, शांत हो, जिसका कठोर वो हृदय भी चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारी ये तंत्रिक मुस्कान, तो कवि यही कहना चाहता है कि जब बच्चे की वो कल्पना करता है कि ये जो कमल का फूल जो वो जहां पर वो तालाब में खिलता है, वो जैसे मानो कोई मेरे घर में खिल रहा हो, मानो को मेरे घर में, और जो पत्थर जो कठोर तुम्हारा जो हृदय कठोर था, वो हृदय भी पिघल कर क्या हो गया है, वो पानी पानी हो गया। तो इस प्रकार वो आपको ये संदेश देना चाहता है इस मुस्कान के बाद, इस बालक के माध्यम से। छू गया हो तुमसे इनकी झरने लग पड़े शेफाली के, बांसता की बबूल। शेफाली का फूल कैसा होता है, शेफाली का फूल ऐसा होता है जो उसके हाथ लगते ही सिमट जाता है, हाथ लगती सिमट जाता है। तो छू गया तुमसे झरने लग पड़े शेफाली के, झरने लग गए शेफाली के बरसने लगे। और बांसता का बबूल, मुझे पता नहीं कि वो बांसता या बबूल का पेड़, बबूल का पौधा, यानी बबूल होता है। तो इस प्रकार बांसता क्या बबूल, ये क्वेश्चन करने की बात है। और आगे देखो, तुम मुझे पा नहीं पहचान, तुम पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे निमेष, थक गए हो आंखों में फेर फेर, यानी तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। क्या कभी क्या करना तुम इस बच्चे की, जब मेरे हृदय को पहचान नहीं पाए हो, कि देखते ही रहोगे निमेष, यानी कि एक टकी से क्या तुम मेरी तरफ देखते ही रहोगे, यानी कि देखता ही रहूं मैं उसकी तरफ। थक गए हो और आप लूं में फेर, कि मैं तेरी इस मुस्कान को देखता ही जाऊं और कभी थकूं नहीं, और मैं इस मुस्कान को नजरें नहीं हटाऊं। आंख लूं मैं इस आंख फेरना नहीं चाहता, मैं इस मुस्कान
मुस्कान को हमेशा देखना ही चाहिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता आज। अगर तुम्हारी मां के माध्यम से मुझे क्या हुई, तुम्हारी ये मुस्कान देखने को मिली है, जो ये मुस्कान मुझे देखने को मिली है वो तुम्हारी मां के माध्यम से मिली है। अगर तेरी मां नहीं होती तो मुझे आज ये मुस्कान देखने को नहीं मिलती। क्या कभी क्या कहना है, अगर तुम्हारी मां नहीं होती तो आज ये मुस्कान देखने को, तो मेरा माध्यम मुझे रास्ता दिया, मैं किसके माध्यम से तुम्हारी ये मुस्कान प्राप्त हुई, तुम्हारी मां के माध्यम से। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दर्द मुस्कान, मैं ये चीज मैं तुम्हारी ये मुस्कान देख ना पाता अगर तुम्हारी मां के माध्यम से। धन्य हो तुम और मां भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में अंतर में अंतर, यानी धन्य हो तुम भी धन्य हो, और तुम्हारी मां भी क्या है, जो धन्य है, जो मुझे आज मेरा जो पाषाण कर देता उसे पिघलाने में, जो मेरा कठोर कर देता उसे पिघलाया, यानी तो तुम्हारी मुस्कान के माध्यम से मैं ये आज जान पाया कि चीर प्रवास में अंतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संबंध, जो मेरा चीर प्रवास था, जो अन्य था, जो आज की इस परिस्थिति है उसमें क्या अंतर आया, क्या अंतर आया कि उंगलियां मां की कराती रही मधु पर, देखते तुम किधर कनकी मां, और होती जब आंखें चार, अब तुम्हारी ये दर्दी मुस्कान की, जो तुम्हारी उंगलियां हैं जो मधु पर बोले, यानी कि जो तुम्हारी मां को देखते ही कनकियां मार, और होती है आंखें चार, और जो तुम्हारी आंखें चार, जो मां को आंखें चार होते मां को देखती रहती हैं, जो ये तुम्हारी ये मुस्कान है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी छविमान है, मैं इसे देखता ही जाऊं, ये तुम्हारी मुस्कान को, यानी कि जो मुस्कान है एक छोटे बच्चे की जो कल्पना है उसके माध्यम से कठोर हर दिल की पिघलाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, उसके माध्यम से जो पानी है, जो पत्थर है, उसे पिघलाकर पानी बन जाए, यानी कि पत्थर को भी अगर बच्चे का स्पर्श करे तो वो भी क्या बन जाए, पानी बन जाए, तो उसकी मुस्कान को देखकर अपना हृदय परिवर्तन हो जाए। इस प्रकार बात कल्पना की गई है, और अपन आगे पढ़ेंगे फसल, दूसरी जो कविता है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।